हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 28 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में दोस्तों इसी लेक्चर का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वो आप हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें, फिर इसके बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है पीटी ऊषा। तो दोस्तों पूर्व भारतीय एथलीट हैं पीटी ऊषा, तो अब वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, पीटी ऊषा की अगर हम बात करें तो उन्होंने एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल जीते हैं और 1984 में जो लॉस एंजेलिस ओलंपिक हुए थे तो उसमें उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया था। अगर हम बात करें पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वह जुलाई 2022 में राज्यसभा की सदस्य नॉमिनेट की गई थी। याद रखिएगा, इन्हें नॉमिनेट किया गया था, इलेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें नॉमिनेट किया गया था। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम भारतीय ओलंपिक संघ की। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और यह भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के रूप में काम करता है। इसका काम होता है ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें जो एथलीट भाग लेते हैं उनका चयन करना और भारतीय दल का मैनेजमेंट करना किसका काम होता है? भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य होता है। यहां पर बात हुई थी नियुक्ति की, तो चलिए जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का हेड बनाया गया है। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरबानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। एमएस धोनी को नवी टेक्नोलॉजीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया है। ग्रेग वार्कले को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग वार्कले बने हैं। रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार की गई इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें क्या बताया गया है कि हमारे प्राचीन काल से किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो इस बात की जानकारी इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक में मिलेगी। इस पुस्तक को किसने तैयार किया है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने। दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तमर हैं। हाल ही में जो प्रमुख पुस्तकें चर्चा में रही हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक, इसके लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ की पुस्तक है। द कार्बेट पेपर्स किताब इसके लेखक कौन है? अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर। टॉम्स एंड सेंड, इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री हैं। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सौरी की पुस्तक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसके लेखक हैं आलोक पाल। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है। द क्लास ऑफ 2006, इसके जो लेखक हैं वो हैं आकाश कंसल। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। तो दोस्तों ये हैं 2022 की प्रमुख पुस्तकें, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? आंसर है इसका इक्षक। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा एक नया पोत लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? इक्षक है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने L&T के द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण जहाजों में तीसरा जो विमान है इक्षक, उसको कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया है। यानी दोस्तों L&T के द्वारा 4 सर्वेक्षण जहाज बनाए जा रहे हैं और ये भी लार्ज साइज के, यानी बहुत ही बड़े साइज के। तो इनमें से जो तीसरा जो पोत लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? इक्षक है। और ये कहां लॉन्च किया गया है? कट्टुपल्ली चेन्नई में। दोस्तों इक्षक का जो अर्थ होता है वो होता है गाइड। क्या होता है? गाइड। सर्वेक्षण पोत जो होते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, वो 110 मीटर लंबे होते हैं। इनमें 16 मीटर चौड़ा, इनकी जो चौड़ाई होती है वो 16 मीटर होती है और इनका जो वजन है या जो ये पानी विस्थापित करते हैं वो करते हैं 3400 टन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह इनकी विशेषता है। और बड़े जो सर्वेक्षण पोत हैं इनमें जो सामान लगाया जाता है वो 80% तक इंडिया का होता है, यानी स्वदेशी होता है। तो ये जो पोत हैं दोस्तों ये इंडिजीनियस हैं, यानी स्वदेशी पोत बनाए जा रहे हैं। बात आई है भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय नौसेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो राष्ट्रपति होते हैं वो नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 146 करोड़ की शीतकालीन सहायता की घोषणा की है? आंसर है इसका ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा के द्वारा 146 करोड़ की शीतकालीन सहायता की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक। तो उनके द्वारा आने वाली सर्दी से खुद को बचाने के लिए जरूरतमंदों को 146 करोड़ की शीतकालीन सहायता देने की घोषणा की गई है। तो यह किस प्रकार की सहायता होगी दोस्तों? तो ओडिशा में 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, मधु बाबू पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो इसके करीब 48 लाख लाभार्थियों को कंबल खरीदने के लिए 300 रुपए मिलेंगे। सरकार 1 दिसंबर 2022 तक लाभार्थियों के खाते में जो राशि है वो जमा कर देगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन भी व्यक्तियों को मधु बाबू पेंशन योजना मिलती है या राष्ट्रीय पेंशन योजना मिलती है तो उनको 300 रुपए दिए जाएंगे कंबल खरीदने के लिए। दोस्तों बात आई है ओडिशा की। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा जो है वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो 1936 में ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और 1 अप्रैल को नया राज्य बना था। इसलिए दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाता है? ओडिशा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम 2011 में बदला गया था। ओडिशा में कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों यहां पर यानी ओडिशा में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। ओडिशा में गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य दुनिया में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला स्थान है। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता है कौन है? नवीन पटनायक। दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? कटक है, लेकिन इसकी राजधानी पहले भुवनेश्वर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 मेडल जीते हैं। तो ये जो चैंपियनशिप हुई है ये कहां पर हुई है? तो ला नुसिया नामक स्थान पर, जो कि कहां है? स्पेन में है। इस प्रतियोगिता में भारत मेडल लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल मिलाकर के 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों भारतीय मुक्केबाज हैं शिवनाथ सुरेश, बंसज और देविका घोरपड़े ने, इन तीनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में
टॉप 50 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान कौन है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। यानी दोस्तों जो अभी हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसके टॉप 50 में भारत का एकमात्र संस्थान शामिल है, उसका नाम है आईआईटी दिल्ली। इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें टॉप 200 में, तो उसमें कौन कौन शामिल हैं याद रखिएगा कि भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दूसरे स्थान पर है, यानी भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर है, और ये उस रैंकिंग में 58वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 72वें स्थान पर है। अगर हम बात करें टॉप 200 में, तो इसमें 5 भारतीय संस्थान आते हैं। तो एक तो है आईआईटी दिल्ली, दूसरा हो गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और तीसरा हो गया आईआईटी बॉम्बे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसको नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका दीपा मलिक। दोस्तों निक्षय मित्र क्या है? तो देखिए, क्षय माने क्या होता है? टीबी। निक्षय का मतलब होता है टीबी से मुक्त होना। तो भारत में एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि टीबी मुक्त करने के लिए है। भारत का लक्ष्य भी है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाए। तो निक्षय मित्र का जो एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। तो उनको निक्षय मित्र राजदूत के रूप में यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। निक्षय मित्र प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। दीपा मलिक ने मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए टीबी मुक्त भारत यानी टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, इसलिए उन्हें अब निक्षय मित्र का एम्बेसडर बनाया गया है। अब प्रश्न है, कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो आंसर है इसका उदयपुर। यानी दोस्तों 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की जाएगी। यहां पर शेरपा का मतलब क्या होता है दोस्तों? शेरपा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत और जो G20 के अन्य देश हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, उनके बीच समन्वय का काम करेगा। ठीक है, तो ये शेरपा का काम होता है। तो भारत की तरफ से जो अमिताभ कांत हैं वो शेरपा नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से G20 के जितने भी देश हैं उन्होंने अपना अपना एक शेरपा नियुक्त किया होगा। ठीक है, तो भारत की तरफ से अमिताभ कांत हैं। तो ये बैठक जो है, शेरपा की जो बैठक है वो उदयपुर राजस्थान में होने वाली है। इसका उद्देश्य होगा विकास को बढ़ावा देना और इन 20 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना। दोस्तों ये जो बैठक होगी इसकी अध्यक्षता भारत के शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। और दोस्तों भारत जो है वो 1999 से G20 का सदस्य है, आप ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। तो इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है और यह दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का एक यूनियन है। दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, चलिए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा USA यानी अमेरिका। तो ये सभी जो हैं ये G20 के देश हैं। दोस्तों 2021 में G20 का जो सम्मेलन है वो इटली में हुआ था। 2022 में G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था और अब 2023 का जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा? भारत में होगा, यानी इंडिया में होगा। ठीक है दोस्तों, G20 की बात करें तो जो G20 के सदस्य हैं वो पूरी दुनिया के 60% जनसंख्या है उनके पास, 80% पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है और 75% उनके पास व्यापार है। देखिए जो G20 होता है उसका कोई सचिवालय नहीं होता है, यानी उसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जिस देश में इसका
अध्यक्षता करता है, यानी जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर बन जाता है। अगला प्रश्न है, शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले कुत्ते का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जोरवा। क्या नाम था? जोरवा। तो शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले कुत्ते जोरवा का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। इसे 2019 में सेवानिवृत्त भी किया गया था, यानी इसे 2019 में रिटायर्ड किया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीसी का 2022 में 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका 27 नवंबर को। देखिए दोस्तों, यहां पर 2022 को मेंशन क्यों किया गया है, इसका एक कारण है, क्योंकि दोस्तों हर साल इसका स्थापना दिवस अलग अलग डेट में मनाया जाता है। तो 2022 में 27 नवंबर को मनाया गया है, क्योंकि जो एनसीसी का स्थापना दिवस है या एनसीसी दिवस है, ये नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 27 नवंबर को मनाया गया है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है दोस्तों, पंडित HN कंजरू की समिति के आधार पर एनसीसी की स्थापना की गई थी। वर्तमान इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह, और इसका आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उन प्रश्नों को जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है PT ऊषा। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? इक्षक। किस राज्य ने 146 करोड़ की शीतकालीन सहायता की घोषणा की है? उड़ीसा ने। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। इसके अलावा ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में टॉप 50 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IIT दिल्ली। निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा की मेजबानी करेगा, बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो होगा जयपुर। शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले कुत्ते का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? जोरवा। एनसीसी का 2022 में 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 27 नवंबर को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है PT ऊषा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लें तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो सभी उपलब्ध हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।